हेलो नमस्कार सुप्रभात जय हिंद। आज हम इस वीडियो में घटना चक्र का भूगोल कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल सामान्य परिचय। क्षेत्रफल। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। दक्षिण एशियाई देश का भाग। इसकी आकृति की बात अनियमित होने का कारण कैसा है? चतुष्कोणीय आकृति वाला है। यह हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से आपका पूर्वी गोलार्ध। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां और फर्स्ट आपका रूस, सेकंड कनाडा, थर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका, फोर्थ चीन, फाइव ब्राजील, सिक्स ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद है आपका भारत सातवां। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो दूसरा है और 26 जनवरी 2020 से भारत जो है में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश में दादर और नगर हवेली को और दमन दीव को क्या कर दिया गया है? मिला दिया गया है और दोनों को एक बना दिया गया है। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख इसका जो है निर्माण किया गया था, पुनः निर्माण करके दो अलग अलग यूटी बना दिया गया। भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें 32,87,263 किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल का स्थलीय भाग का 2.4% है। इसका स्थलीय भाग का 2.4% है। भारत में जो है संपूर्ण विश्व की 17.5 जनसंख्या निवास करती है। यह 2011 के जनगणना के अनुसार। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 32 से 14 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 29 से 33 किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल में 32,87,263 में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान में कब्जे में है 78,114 वर्ग किलोमीटर, जो पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया हुआ है आपको 5180 किलोमीटर स्क्वायर जो है पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी रूप से चीन को दिया हुआ है। क्षेत्र था गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला में अगर बात की जाए तो 37,555 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्र शामिल। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की जो संख्या है 6,40,932 है। ये आंकड़ा जो है जनगणना 2011 के अनुसार है। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन जो है सही है? भारत जो है विश्व का छठा प्रदेश है? नहीं, सातवां प्रदेश है। जनसंख्या जो है आपका क्या बोलते हैं आपका संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र जो है भारत के अंतर्गत आता है। संसार का कर्क रेखा जो है भारत के बीच बीच से गुजरती है। ये भी सही है, जो भारत को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ये गलत है। पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण दोनों में इसका भारत आता है। भारत विश्व का सातवां महादेश है, न कि छठा। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक और उत्तरी अक्षांश के मध्य। यहाँ देखना करना उत्तरी अक्षांश 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार जो है 23.5 डिग्री उत्तरी, यहाँ भी क्या है उत्तरी दक्षिणी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो विस्तार है वो कहाँ तक है? तो 23.5 डिग्री तक है। और आपका क्षेत्रफल जो है 2.4% से क्या है आपका पूरे संसार का जो क्षेत्रफल होता है उसका 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारत के बारे में सही है? उत्तर चयन तो अधोलिखित कूट का प्रयोग करें। इसमें क्या भारत का क्षेत्रफल क्या है? 2.4% सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में है, ये क्या है? गलत है। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर का उपयोग मानक समय के लिए किया जाता है। ये भी क्या है? भारत में 82.5 डिग्री का प्रयोग जो है मानक समय के लिए किया जाता है। भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत जो है अंडमान निकोबार द्वीप संयुक्त अगर बात की जाए तो इसका विस्तार 6 डिग्री 45 में से 37 डिग्री 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार जो है 23 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। और आपका स्थल मंडल का कुल क्षेत्रफल जो है आपका 2.4% भारत का है और 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारण के लिए किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सातवां। भारतवर्ष का आकार में विश्व का है कैसवां? सातवां। भारत के क्षेत्रफल संसार के लगभग 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या है आपका 17%। भारत के क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर, जो संसार के समग्र क्षेत्रफल का
2.4% है, जबकि भारत की आपकी जनसंख्या की बात की जाए तो 17.5% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव है? 6 लाख, कितने गांव है आपका? 6,40,932 है, 6,40,932। भारत जोड़ में आपका इनमें कौन सा सही जोड़ा नहीं है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है कितना है आपका? 32,87,263 किलोमीटर है। भौगोलिक क्षेत्रफल आपका 3.28 मिलियन वर्ग है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश दोनों में होगा। और भारत का रेखीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97.25, ये दोनों में क्या होगा? पूर्वी देशांतर होगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित कौन सा कथन जो है आपका, कौन सा असत्य है, कथन असत्य है? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये क्या है? गलत है। ये आपका क्या है? भारत का विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये क्या है आपका? सही है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे, ये भी सही है। भूमि के विस्तार की बात करें तो भूमि का विस्तार 15,200 किलोमीटर है, ये भी क्या है? सही है। सीमा के विस्तार 15,200 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम में होता है। सर्वप्रथम सूर्योदय जो मिजोरम में नहीं होता है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में सर्वप्रथम होता है। विश्व का 7वां बड़ा देश है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, और भूमि का विस्तार जो है आपका 15,200 किलोमीटर, या अगर आप एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से देखें तो 15,106.77 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अक्षांशीय विस्तार। भूपृष्ठ का विषुवत रेखा उत्तर से दक्षिण दिशा में स्थित है, किंतु आपका बिंदु, किसी भी बिंदु पर पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखा वे काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से क्या, पश्चिम से पूर्व दिशा, पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई है, विषुवत रेखा के समांतर खींची गई है, उसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश को अंशों, मिनटों और सैकड़ों में दर्शाया गया है। पृथ्वी के दो बराबर पृथ्वी को जो दो बराबर भाग में बांटती है अक्षांश, उसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा बोलते हैं, उसको विषुवत रेखा भी बोला जाता है। विषुवत रेखा जो है भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत रेखा के निचली आपका दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। भारत में जो है भारत रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश, और पूर्वी में आपका पूर्वी अक्षांश बोला जाता है। एक क्या अक्षांश रेखा 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाती है, जो उत्तरी गोलार्ध में 89 है, और दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या है? 89 है। इस प्रकार जो विषुवत वृत्त को लेकर जो होता है आपका 89 प्लस 1 बराबर होता है 179। तो इन दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी जो होता है 111 किलोमीटर है। दो अक्षांश जो है आपका 1-1 डिग्री पर जो अंतराल पर खींचे जाते हैं, वो क्या आता है? 111 किलोमीटर। ये आपका हो गया देशांतर, और ये होगा आपका अक्षांश। ये होगा आपका 0 डिग्री आपका भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये आपका पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ये आपका विषुवत, ये आपका ग्रीनिच रेखा जो है 0 डिग्री है, वो इसके इधर जो है पश्चिमी देशांतर रेखा, पश्चिमी देशांतर मतलब आपका पश्चिमी गोलार्ध, और ये हो जाएगा आपका पूर्वी गोलार्ध। भारत जो है, भारत की स्थिति की बात करते हैं तो ये आपका पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, और आपका उत्तरी अक्षांश में, और आपका पूर्वी देशांतर के अंतर्गत पड़ता है। यदि अक्षांश रेखाओं की बात की हो गया, यहाँ पे दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना आता है? 111 किलोमीटर आता है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उसको प्रधान या मध्य रेखा आता है, ग्रीनविच मीन टाइम बोला जाता है। ये जो आपका पृथ्वी को दो भागों में बांटा है, उसको ग्रीनविच रेखा बोला जाता है। यह रेखा जो कहाँ से गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसलिए उसी के नाम पे ग्रीनविच रखा गया। प्रधान में अंतर रेखा जो 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है, इसको क्या करता है? 0 डिग्री देशांतर भी बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, जो लंदन से गुजरता है। उत्तर प्रधान या मध्य के पूर्व और पश्चिम में जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली को आपको काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा समांतर नहीं होती, ये क्या है? समांतर नहीं है। ये क्या है? देखिए धीरे धीरे क्या है? कर्व होते जा रहा है। ये क्या है? समांतर नहीं होती। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ते पर देशांतर रेखा के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। जैसे हम क्या करते हैं, ये ध्रुव से, यहाँ पे देखिए ये ध्रुव है, तो ध्रुव से ये देशांतर रेखा है, हम क्या कर रहे हैं? उसके बीच में क्या है? आपका डिस्टेंस क्या है? बढ़ते जा रही है। अगर बात की जाए तो विषुवत रेखा पर देशांतर की रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी जो है तो आपका 111.33 किलोमीटर आता है। अक्षांश रेखाओं में आपका दो अक्षांशों के बीच में 111 किलोमीटर, और देशांतरों के बीच में मैक्सिमम बात की जाए तो 111.33 किलोमीटर होता है। भारत पूर्णतः जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और संपूर्ण भारत के अक्षांश विस्तार की बात की जाए 6 डिग्री 4 मिनट से आपका उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य आपका विस्तार भारत का कहाँ है? तो आपका 6 डिग्री 45 मिनट से आपका
37°6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और मुख्य भूमि की बात की जाए तो मुख्य भूमि की जो है आपका 8°4 उत्तरी अक्षांश से 37°6 आपका उत्तरी अक्षांश है। यह देख लीजिए आपका अगर भारत यहाँ का स्थिति है तो अक्षांश और देशांतर आपको समझ में आ गया वो कौन सा है। तो आपका अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया 6°4 से 45 मिनट से 37°6 और देशांतीय विस्तार के बीच में 8°4 से 37°6 के बीच है। ये मुख्य भूमि से हो गया, यानी मुख्य भूमि करने का मतलब क्या है आपका कन्याकुमारी से हो गया, ये आपका अंडमान निकोबार से हो गया अक्षांश की बात की। लेकिन देशांतर की बात करते हैं तो देशांतर 68°7 से 97.25 आपका पूर्वी देशांतर, क्योंकि दोनों में आएगा 68°7 पूर्वी देशांतर और 97°25 ये भी क्या होगा पूर्वी देशांतर, क्योंकि पूर्वी देशांतर के अंतर्गत ही भारत आता है, इसलिए दोनों में आपका पूर्वी देशांतर होगा। और यहाँ जो विस्तार करते हैं ये आपका अक्षांश है, दोनों में क्या होगा उत्तरी अक्षांश ही होगा। यहाँ पर ध्यान रखना यहीं पे क्या होगा क्वेश्चन जो है में गलत करते हैं स्टूडेंट। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो विस्तार है 37° उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। अतः भारत जो है विस्तार जो है उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध है। भारत का जो विस्तार होता है वो उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में होता है। अक्षांश 0° से अक्षांश उच्च अक्षांश 90° के जाने पर क्या है दिन रात की अवधि में अंतर आता है और उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर के जाने में दिन रात की अवधि पर पड़ता है। ये आपको क्या करना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। भारत का विस्तृत कब वहां कहां से कहां विस्तृत है, तो आपका भारत के विस्तृत विस्तार की बात किया है तो 37°6 इसमें क्या है कहीं नहीं है। आपका विस्तार 37°6 से आपका 8°4 से 37°6 तक है। 8°4 से 37°6। तो आपको ये देखना है 8°4 से आपका 37°6 तक और आपका ये अक्षांश की बात कर रहे हैं और आपका देशांतर है 68.75 से 97.25 तक आपका पूर्वी देशांतर है। इसी के बीच में भारत का जो है विस्तार है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न से एक से गुजरेगा, एक से नहीं एक भी गुजरता है, तो सिक्किम से जो गुजरता है वो राजस्थान से भी गुजरता है। जिस जिले में 70° पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है वह कहाँ है, तो वो आपको है जैसलमेर। जैसलमेर जो है उससे 70° पूर्व देशांतर गुजरती है, क्योंकि भारत का विस्तार कहाँ है 68.75 से 97 के बीच में, तो 70° जो देशांतर है वो कहाँ से गुजरेगी, तो आपको जैसलमेर से गुजरेगी। भारत एवं कर्क रेखा की बात करते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में जो है आपका 23.5° उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। जो 23.5° अक्षांश है उसको क्या बोलते हैं कर्क रेखा बोलते हैं। और कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इसमें 8 राज्य आते हैं। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, लेकिन आपको क्या करना है स्टेट बाय स्टेट याद करना है, पैसे पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर पश्चिम से पूर्व की ओर देखा जाए तो पहले गुजरात है, आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये आप मैप में एक बार देख लीजिएगा वो याद हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं पहले क्या है गुजरात हो गया, फिर थोड़ा सा राजस्थान में एंट्री करता है, उसके बाद मध्य प्रदेश में आता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी आ रहा है, उसके बाद झारखंड में आ रहा है, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल में क्रॉस कर रहा है, उसके साथ साथ बांग्लादेश में भी आ रहा है, फिर मिजोरम में भी आ रहा है और त्रिपुरा में भी आ रहा है। इस तरह से आपका क्या है, तो ये आपका कर्क रेखा गुजरता है भारत के 8 राज्यों से। सूर्य के उत्तरायण यानी भूमध्य के उत्तर होने की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ जाती है और 21 जून को जो है उत्तरायण होता है, सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने के दिन अवधि बढ़ने लगती है और माही जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यानी क्या है बोल रहा है कि सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा से उत्तर जाने पर क्या होता है आपका उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती है। जैसे ये आपका ये कर्क रेखा या मान लेते हैं विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, इससे जब जैसे ही आप क्या है सूर्य जो होता है वह भूमध्य रेखा से ऊपर जब शिफ्ट होना स्टार्ट होता है तो आपका ये एरिया है भारत का, ये दिन की अवधि बढ़ जाती है और 21 जून को क्या सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए योगा देवी मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना। और यह है कौन सा शहर किस अक्षांश से गुजरता है, ये आपका कोई कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है आपका किस राज्य से गुजरती है, तो आपका उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ये है आपका बिहार नहीं होगा। ये क्वेश्चन देखिए 1990 का पूछा हुआ है, इसलिए बिहार झारखंड दे दिया, क्योंकि बिहार झारखंड जो है 2000 ईस्वी में अलग हुआ है। कर्क रेखा जो गुजरने वाला भारत के कुल 8 राज्य है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। कर्क रेखा में किस राज्य से होकर गुजरती है, किस राज्य से गुजरती है, वो बोल रहा है उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, तो आपको ध्यान रखना है। तो एक आपका 1, 2 और 4
कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी में से गुजरती है। भारत के कितने प्रदेशों से कर्क रेखा गुजरती है? तो आपका 8 राज्य से गुजरती है। भारत का राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन है? भारत का राज्य जो है कर्क रेखा गुजरती है तो आपको झारखंड। निम्नलिखित में किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा नहीं किस में गुजरती है? तो आपका मणिपुर। मिजोरम में तो गुजरती है, तो आपका हो जाएगा मणिपुर। निम्नलिखित नगरों में कौन सा कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो गांधीनगर जो है इसमें ऑप्शन के हिसाब से है कि आप कौन सा कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो गांधी नगर, यहाँ आप मैप में देख सकते हैं 23.5 डिग्री आपका 19 मिनट, 23 डिग्री 11 मिनट, 23 डिग्री 9 मिनट, 23 डिग्री 50 मिनट। ये क्या बोल रहा है कि कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री में आपको 23.5 डिग्री देख लीजिए, +11 है यानी क्या है, ये सबसे नजदीक है। ये -20 है, +19, +21 से आपका सबसे नजदीक जो है आपका गांधीनगर कर्क रेखा से होगा। निम्न में कौन सा कर्क रेखा के निकट स्थित है? कर्क रेखा के निकट स्थित है आपका, यहाँ देख सकते हैं मैप में। तो आपको कर्क रेखा नजदीक होना है कोलकाता। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सा महत्वपूर्ण नक्षत्र भारत के दो लगभग बराबर भागों में बांटती है? तो 7 डिग्री बराबर को 2 भागों में बांटती है। इनमें कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित कौन सा राज्य है? आप देख सकते हैं झारखंड क्या है, झारखंड आपका कर्क रेखा पर स्थित है। मणिपुर उत्तर में स्थित है। मिजोरम कर्क रेखा से गुजरती है। त्रिपुरा आप तो बी आंसर हो जाएगा, ये उत्तर में। और ये 3 राज्य है उससे कर्क रेखा गुजरती है। जून माह में कौन निम्नलिखित से निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? दिन की अवधि कहाँ होगी? तो आपका दिल्ली में होगी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित कौन है? आपका जबलपुर। ये किसी एग्जाम में पूछा गया, यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन सा कर्क रेखा 2 बार काटती है? तो ये आपका माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये जो मध्य प्रदेश से उद्गम होकर राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो इसका उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान और गुजरात में होते हुए यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट टॉपिक है मानक समय। मानक समय भारत के प्रमाणिक मध्याह्न रेखा या भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर जो है प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय की बात की जाए तो ये ग्रीनविच से कितना आगे है? GMT जो है आपका उससे 5.5 घंटा क्या है, आगे है। विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक समय या मतलब जो है 7.5 डिग्री यानी 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना गया है। कितने गुणांक पर चुना है? तो 7.5 डिग्री के गुणांक पे आपको चुना गया है। भारत का विस्तृत देशांतर विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। भारत में जो है आपका देशांतरीय विस्तार के कारण, जैसे ये मान लेते हैं यहाँ गुजरात है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, इसमें जो देशांतर के बीच में है आपका कितना गैप होता है? तो 30 डिग्री का, क्योंकि आप देख 65 डिग्री 65 75 और 97 25 65 75 और 97 25 में अप्रोक्स मान लेते हैं 30 डिग्री का क्या होता है, अंतर होता है। तो 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। तो कितना हो जाएगा? 4×3=12 यानी 120 मिनट। 120 मिनट मतलब आपको जब सूर्योदय यहाँ पे अगर 8 बजे होता है तो यहाँ सूर्योदय कितने बजे होगा? 10 बजे होगा। आपको ध्यान रखना है 2 घंटा का क्या होता है, पूर्वी दिशा आपका पूर्वी और पश्चिमी राज्य में 2 घंटे का गैप होता है सूर्योदय में, तो आपको ध्यान रखना है। अतः प्रशासनिक अन्य कार्यों में कठिनाई होती बचने तो 82.5 डिग्री को ऐसे में इसलिए 82.5 डिग्री को माना गया कि कम से कम का गैप हो। 82.5 डिग्री क्या है? 65 और 75 अगर जोड़ लीजिएगा 9×6=15 यानी क्या है, आपके दोनों के बीच में ये लिया गया दशांतर, ताकि जो दोनों के बीच के स्टेट का जो गैप, समय का जो गैप हो वो कम से कम वेरिएशन करे। तो ये आपका क्या है, यहाँ से यह समय आपका भारत का लिया गया है ताकि इसमें और इसमें मतलब क्या है, अगर यहाँ से लिया जाएगा तो 1 घंटा का गैप होगा, नहीं तो क्या होगा, पूर्वी और आपका पश्चिमी बीच में 2 घंटे का गैप होता है। भारतीय मानक समय या मध्य रेखा उत्तर प्रदेश, आपको ध्यान रखना है ये कितने राज्य से गुजरती है। यहाँ देख लीजिए उत्तर प्रदेश, भारतीय मानक समय जो है उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। और आपको MP में भी क्या करता जाता है, आपको याद रखना है UP MP AP छत्तीसगढ़ उड़ीसा, UP MP AP छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये जो कुछ 5 प्रदेश से गुजरती है। पूर्व और पश्चिम में दोनों में 180 डिग्री देशांतर रेखाएं होती है। प्रधान या मध्य जो 0 डिग्री के पूर्व और पश्चिम में दोनों में क्या होती है, 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। इसलिए इसको कोल मिलाकर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360 होती है। सभी देशांतर रेखाएं जो है पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती है। सभी देशांतर रेखाएं जो है पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती है। ग्रीनविच या प्रधान या मध्य रेखा पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर पूर्वी देशांतर
और पश्चिम में जो 180 डिग्री तक सभी देशांतर पश्चिमी देशांतर होता है। सपोज मान लेते हैं, एक बार देख लेते हैं मैप में। ये आपका इधर का हो जाएगा पश्चिमी देशांतर, ये जाएगा पूर्वी देशांतर। आपको देख लेना, इधर पश्चिमी देशांतर, इधर पूर्वी देशांतर। भारत कौन सा है? पूर्वी देशांतर के अंतर्गत आता है। पृथ्वी जो है 24 घंटे यानी 1440 मिनट में 360 डिग्री क्या करती है? घूमती है। तथा कुल देशांतर की बात कितनी है? 360। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 1 डिग्री देशांतर में आपको 4 मिनट का समय आएगा। सूर्य पूर्व में उदित होता है और पश्चिम में क्या होता है? पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है। पृथ्वी है, अगर एग्जाम में आ जाएगा पृथ्वी कहाँ कैसे घूम रही है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर घूमती है। और अतः जो 0 डिग्री यामत्तर रेखा पूर्व की ओर जाने पर जीएमटी से आगे और पश्चिम में जामटर जीएमटी के पीछे रहता है। अगर मान लें पूर्व जा रहे हैं तो क्या होगा? समय बढ़ेगा, और पश्चिम जा रहा है तो समय क्या घटेगा। 0 से 180 डिग्री पूर्व जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। और ग्रीनविच से आपको ग्रीनविच से जो 12 घंटे आगे रहता है। अगर पूर्व में जा रहे हैं तो 12 घंटा आगे रहता है। इस प्रकार 0 डिग्री से पश्चिम में जाएंगे तो 12 घंटा क्या रहेंगे? पीछे रहेंगे। इसलिए भारत जो है क्या है? आपको 5.5 घंटा आ गया है, क्योंकि भैया जो आपका जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम है, उससे क्या है? आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है, इसलिए आपका 5.5 घंटा जो है आगे है, यानी आगे समय इसका। भूपृष्ठ पर जो है 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम यामात्र के लगभग सात सात स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट बोलते हैं। 180 डिग्री जब भारत के आपका मानक समय की यह मध्य अर्धरात्रि है तो अगर सुबह 6 बजता है उस स्थान पर अवस्थिति जिस पर यामोत्तर है। अगर क्या है? सुबह 6 बज रहा है तो इसका हो जाएगा 172 डिग्री। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, क्या है? अर्धरात्रि यानी 12 बजे रात बज रहा है, तो एक स्थान पे 6 बज रहा है। ठीक है, तो 6 बज रहा है तो उस स्थान की औसती क्या होगी? उस स्थान की औसती क्या होगी? आप 6 घंटे का अंतराल निकाल लीजिए। तो 1 घंटे में आपका 15 मिनट होता है, तो 15 × 6 = 90। 90 आप 90 मिनट क्या कर लिए? 82.5 में 90 डिग्री जोड़ लीजिए, आपका हो जाएगा 172। क्योंकि आपका 12 बजे रात की बात बोला है, 6 बजे सुबह के 6 घंटा गैप हो गया। 1 घंटा में 15 डिग्री होता है, तो आपका 6 घंटा में कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री 82.5 डिग्री में आपका यहाँ से समय लिया जाता है भारत का, तो आप इसमें जोड़ के 90 डिग्री जोड़िएगा तो आपको कितना आ जाएगा? 172, 72.5 डिग्री आ जाएगा। गुजरात के पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर में स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल है? तो ये आपका कितने घंटे का अंतराल है? तो आपका 2 घंटे का अंतराल है। गुजरात के पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर, यानी कहते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी सूर्यास्त के बीच में सूर्यास्त होगा तो 2 घंटे, सूर्योदय होने में आपको 2 घंटे का गैप होता है। अगर यहाँ 8 बजे हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, तो आपको गुजरात में कितने बजे होगा? 10 बजे होगा। 2 घंटा का गैप होता है। जबलपुर की देशांतर रेखाएं इंदौर के भोपाल के देशांतर रेखाओं के बीच है। तो इसमें क्या है? आपको विचार करना है। औरंगाबाद अक्षांश बड़ोदरा के पूर्ण अक्षांश के बीच है। बैंगलोर की स्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। कौन सा आंसर है? 2 और 3 सही है। आपको औरंगाबाद का अक्षांश देशांतर आपको क्या है? तो पुणे अक्षांश के बीच है। बंगलोर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। ये दोनों क्या है? आपको सही है। इसमें से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारतीय मानक समय है? तो आपको कहाँ गुजरती है? तो भारतीय मानक समय जो है रीवा, क्या है? रीवा जो है भारतीय मानक समय IST इंडिया स्टैंडर्ड टाइम के क्या है? नजदीक है। ये देख लीजिए 82.5 डिग्री, इसमें देख लीजिए सबसे नजदीक कौन है आपको ये। यदि भारतीय मानक समय अनुसार पूर्वाह के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? 92 डिग्री साढ़े यानी 10 क्या है आपको? 82.5 डिग्री और 92 डिग्री में 10 मिनट का अंतर है। 10 मिनट में कितना डिग्री हो जाएंगे? आपका 10 डिग्री हो गया ना। 10 डिग्री में आपका 40 मिनट हो जाएंगे। 40 मिनट जोड़ लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा? 38 अप्रॉक्स आपका 10:38 हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि भारतीय मानक समय या मात्रा मध्याह्न आपको 120 डिग्री पूर्व देशांतर स्थानीय समय क्या होगा? आपका भारतीय मानक 120 डिग्री पूरी है। आपका देश जोड़ लीजिए 82.5 डिग्री में आपको 120 डिग्री कितना डिग्री आता है? तो इसको घटाने पर आपको आएगा 37 डिग्री। 37 डिग्री 30 मिनट और 37 डिग्री 30 मिनट में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका 150 मिनट आ जाएगा। 150 मिनट 60 से डिवाइड कीजिए तो आपका 2 घंटा 30 मिनट आ जाएगा। 2 घंटा 30 में आप जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका? यहाँ 12 कितना बज रहा है? भारतीय मानक ये मतलब मध्याह्न है, यानी 12 बज रहा है, तो 12 बजे से आप 2:30 लिए 14:30 हो जाएगा। भारतीय मानक की यह मतलब नहीं गुजरती है। कौन से भारतीय IST नहीं गुजरती है? तो AP MP UP छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ये से गुजरती है, तो आपका महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री किस नगर से गुजरती है? तो आपको ये
देखिए, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, पटना से नहीं गुजरती है, दिल्ली से नहीं गुजरती है, सिर्फ यूपी से गुजरती है, तो इलाहाबाद। निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाती है? 82.5 डिग्री। भारत मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप लिया गया? इलाहाबाद के नैनी से लिया गया। भारतीय मानक समय और GMT के बीच कितना डिग्री का अंतर है? तो 5.5 घंटा प्लस में होगा। क्यों? क्योंकि भारत क्या है? पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी देशांतर में है, इसलिए आपका 5.5 घंटा का अंतर पाया जाता है। यदि अरुणाचल प्रदेश तीरप में सूर्योदय 5 बजे होती है तो गुजरात में कितने बजे होगी? गुजरात में आपको 7 बजे होगी, क्योंकि 2 घंटा का गैप होता है, आपको ध्यान रखना। कितना बजे होगा? 7 बजे होगा, क्योंकि आपका दोनों में आपका कितना डिग्री का हो गया? तो समझिए कि अप्रोक्स आपका 30 डिग्री का अंतर होता है, इसलिए आपको 2 घंटा का। निम्न कौन सा दिल्ली के सबसे समीप है? तो सबसे समीप आपका हो जाएगा बेंगलोर। दिल्ली के क्या होता है? दिल्ली कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो सेम देशांतर पर आपका 77-19, और आप दिल्ली 76-50 से, ये तो आपका सेम हो जाएगा। अब दूरस्थ बिंदु का नेक्स्ट टॉपिक है आपका दूरस्थ बिंदु। सबसे दूर क्या है उसको देख लेते हैं, 5वां। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य आपका गुजरात है, और उत्तरी राज्य की बात की जाए, उत्तरी राज्य में आपका हिमाचल प्रदेश, और दक्षिणी राज्य में आपका तमिलनाडु है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख है। अगर यूटी की बात देखिए, राज्य की बात की जाए तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है यूटी में कन्वर्ट हो गया है, और दक्षिणी राज्य क्या होगा? आपका तमिलनाडु हो जाएगा। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो सबसे क्या हो जाएगा? आपका उत्तरी में हो जाएगा, सर्वाधिक उत्तरी आपका लद्दाख हो जाएगा, और दक्षिणी में क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार। पूर्व पश्चिम में कोई है नहीं, तो इसलिए पूर्व पश्चिम में क्या होगा? सेम ही होंगे। भारत के इतने वृहद क्षेत्रफल में 4 सुदूर बिंदु हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। सुदूर यानी दक्षिणी साउदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार और बड़ा निकोबार का द्वीप का भाग है। भारत की मुख्य भूमि की अगर बात की जाए तो मुख्य भूमि दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में स्थित है। अगर आपका नॉर्दर्न ईस्ट पॉइंट की बात की जाए, नॉर्दर्न ईस्ट मोस्ट पॉइंट की बात की जाए, तो आपका सबसे उत्तरी हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कौल है, जो लद्दाख में स्थित है। ये आप देख सकते हैं, ये क्या आपका, ये आपका भारत का सबसे क्या है? सुदूर दक्षिणी पॉइंट आपका इंदिरा कौल, ये ग्रेट निकोबार की भाग है। अगर भारत मुख्य भूमि का देखा जाए तो कन्याकुमारी तमिलनाडु जो मुख्य भूमि का भाग है आपका सबसे दक्षिणी में। सबसे अगर पश्चिमी की बात की जाए तो पश्चिमी है गुहार मोती, गुजरात में है। सबसे पूर्वी की बात की जाए तो पूर्वी कुबुतु है, जो अरुणाचल प्रदेश में बात करता है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और आपका सबसे उत्तरी में बोला जाए, उत्तरी यूटी अगर बोला जाए, यूटी और राज्य दोनों मिलाकर बोला जाए तो लद्दाख में पड़ता है, जो क्या है आपका सियाचिन लद्दाख में पड़ता है आपका इंदिरा कौल। ठीक है। और आपका राज्य की बात की जाए तो राज्य में सबसे उत्तरी कौन हो जाएगा? आपका हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ये दोनों जगह आ गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है यूटी के अंतर्गत आते हैं, आपको इतना ध्यान रखना है। सुदूर दक्षिणी पश्चिमी पॉइंट कौन सा है? गुहार मोती गुजरात बता दिए आपको, गुहार मोती है गुजरात का। और आपका पूर्वी बिंदु किबुतु अरुणाचल प्रदेश में, आप देख सकते हैं मैप में, तो इसलिए आपको मैप को ध्यान रखना। मैप को सबसे पहले क्या है, आप इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप अपने जहाँ पढ़ते हैं वहाँ चिपका लीजिए, और वही मैप जो ज्योग्राफी है वो क्या है, मैप पे घूमते रहिए। कहीं भी कोई भी स्टेट दिख रहा है तो मैप पे देखिए वो स्टेट कहाँ है। ठीक है। तो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है कन्याकुमारी, जो मुख्य भूमि का भाग है, आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु है, कि जो कि इसको केप केमोरिन बोला जाता है। कन्याकुमारी केप केमोरिन भारत का जो स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर जो तीनों क्या है, यहाँ पे जो है अरब सागर इधर से, बंगाल की खाड़ी इधर से, और अब हिंद महासागर इधर से, यानी तीनों पॉइंट का ये क्या है, मिलान बिंदु है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। भारत का सबसे दुरुस्त दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो इंदिरा पॉइंट, जो आपका क्या है, अंडमान निकोबार भाग है, जो ग्रेट निकोबार और बड़ा निकोबार का क्या है आपका भाग है। दक्षिणतम बिंदु क्या है? दक्षिणतम बिंदु यहाँ कन्याकुमारी भी हो सकता है, बड़ा निकोबार भी हो सकता है। तो आपको देखना है कि सब भारत का दक्षिणतम बिंदु बोल रहा है, अगर मुख्य भूमि की बात बोलेगा तब आपका कन्याकुमारी होगा। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है, निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट आपका बड़ा निकोबार में स्थित है। भारत के राज्यों के निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? सबसे पूर्वी राज्य होगा अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी हो जाएगा गुजरात। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु क्या है? सुदूर पश्चिमी की बात करते हैं तो पश्चिमी के आपका 68 डिग्री 75 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक होता है। अरुणाचल प्रदेश 97-25, 68 डिग्री 75 मिनट पूर्व गुजरात में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि के सुदूर पश्चिमी की बात की जाए 27 डिग्री आपका उत्तरी अक्षांश से आपका अक्षांश। भारत के मुख्य भूमि का सुदूर पश्चिमी बिंदु जो है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और आपका 68 डिग्री 75 पूर्वी देशांतर तक गुहार मोती स्थित है। यह आपका 68-75 जो है गुहार मोती में स्थित है आपका उत्तरी अक्षांश।
निम्नलिखित में भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की स्थित है? तो आप मैप में देख सकते हैं कौन सा सबसे अधिक पूर्व था, जो सबसे क्या होगा आपका पूर्वी देशांतर 80° है पूर्वी। सागर का कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तीनों वहां मिलते हैं? ये आपका कन्याकुमारी, जहां क्या है बंगाल की खाड़ी अरब सागर हिंद महासागर तीनों मिलते हैं, जो कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब सीमावर्ती देश की बात करते हैं तो भारत के निकट पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो भारत के निकट पड़ोसी देश आपका पाकिस्तान हो गया, आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इधर चाइना, ये आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया, उसके बाद ये म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब क्या है भारत के पड़ोसी देश हैं। तो देख सकते हैं भारत के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। देश की सीमाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों है। अगर देश की बॉर्डर की बात की जाए तो आपका यहाँ इस साइड में देखिएगा तो मानव निर्मित नहीं है, ये सब प्राकृतिक है। और आपका जैसे आपका पाकिस्तान से मानव निर्मित आपका क्या बोलते हैं मानव निर्मित है, चाइना में कुछ है आपका यहाँ पे मानव निर्मित है। तो कुछ मानव निर्मित है और कुछ प्राकृतिक है। प्राकृतिक मतलब पेड़ पौधे से आपका बना हुआ है, प्राकृतिक में आपका पहाड़ आ जाएंगे, वो भी एक बॉर्डर बनाता है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन, नेपाल, उत्तर में क्या है चीन और नेपाल से टच करता है, उत्तर और पश्चिम में अफगानिस्तान से, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से, पश्चिम में आपका पाकिस्तान से, पूर्व में आपका बांग्लादेश से, और अब म्यांमार, बांग्लादेश और म्यांमार ये भी पूर्व में भाग है, ये भी क्या है पूर्व में दोनों से। और आपका पश्चिम में दक्षिण में बात की जाए, पूर्व में बांग्लादेश में, उत्तर पूर्व में भूटान से, उत्तर पूर्व में आपका भूटान से, पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश। भारत के साथ सीमाएं कृत्रिम और मानव निर्मित है, जो क्या है कृत्रिम और मानव निर्मित है आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ। जबकि अन्य देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ जो है प्राकृतिक क्या है, ये प्राकृतिक सीमाएं बना रखा है, इसमें मानव निर्मित नहीं है। मानव निर्मित किसके साथ है? पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ है। और भारत के भू सीमा की बात की जाए तो 15,106 किलोमीटर है, और द्वीप समेत से बात की जाए तो 7516 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर है। अगर द्वीप क्षेत्रों सहित तट रेखा की बात की जाए, मतलब इसमें अंडमान निकोबार सब शामिल कर दिया जाए, तो आपका 75.16 किलोमीटर है आपका तटरक्षीय क्षेत्र की तटीय क्षेत्र की लंबाई, तटीय लंबाई है आपका। भारत के पड़ोसी देश के भू सीमा की लंबाई की बात करते हैं, बांग्लादेश से सबसे ज्यादा है आपका 4096, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और जब सबसे ज्यादा बाउंड्री जो है इसे पश्चिम बंगाल से बनाता है। चीन जो है आपका 3488 किलोमीटर है, पाकिस्तान जो है आपका 3323 किलोमीटर है, नेपाल जो है 1751 किलोमीटर है। और ये कितने राज्यों से देख लेते हैं। बांग्लादेश आपका पश्चिम बंगाल, यहाँ देख सकते हैं बांग्लादेश जो है पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश जो है किससे? पश्चिम बंगाल से, आसाम से, उसके बाद आप मेघालय देख सकते हैं, त्रिपुरा भी देख सकते हैं, और आपका मिजोरम भी देख सकते हैं। ये 5 राज्य से क्या करता है पश्चिम आपका बांग्लादेश बॉर्डर बनाता है। चीन की बात करते हैं, यहाँ देख लेते हैं आपका चीन में क्या है, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, ये भी कहाँ है 5 राज्यों से। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान ये देख लीजिए आपका लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से, और ये आपका पंजाब से, राजस्थान से और गुजरात से, ये 5 राज्य से बनाता है, ये भी 5 राज्य से बनाता है। नेपाल की बात करें तो नेपाल यहाँ पे एक देख लीजिए, उत्तराखंड हो गया आपका, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, और आपका पश्चिम बंगाल। यहाँ ध्यान रखना है कि आपको पश्चिम बंगाल ध्यान रखना है, क्योंकि नेपाल में आपको पश्चिम बंगाल दिखता नहीं है। देखिए जो पश्चिम बंगाल है वो नेपाल से और भूटान दोनों से बाउंड्री बनाता है। आपको देखना है कि पश्चिम बंगाल क्या है, यह 3 इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, नेपाल से, भूटान से और आपका बांग्लादेश से। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये सब क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। म्यांमार की बात करते हैं तो 1600 आपका 43 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश, ये इसमें 4 राज्य हो जाएंगे आपका, ये म्यांमार हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम से क्या बनाता है, यह आपका बॉर्डर बनाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। त्रिपुरा नहीं, आपको मिजोरम से बनाता है, त्रिपुरा तो आपका बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। भूटान आपका 699 किलोमीटर, सिक्किम, भूटान आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये आपका भूटान, इधर सिक्किम हो गया, इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर आपका असम हो गया, इधर बांग्लादेश, पाकिस्तान क्या बोलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से आपको ये 4 स्टेट से बाउंड्री बनाता है। तो आपको मैप पे पढ़ना है, अरुणाचल प्रदेश, ये आपका सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, आपका 106 किलोमीटर है। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है। और एक क्रम में आपको भी याद रखना है, क्रम में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के बाद बचपन में MBA के याद रख सकते हैं। B से हो गया बांग्लादेश, C से हो गया चाइना, बचपन, पास से पाकिस्तान, N से हो गया नेपाल, MBA किया, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। बचपन में MBA किया, आप याद रख सकते हैं, ये ट्रिक है। भारत की सबसे लंबी स्तरीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्तरीय सीमा जो है पाकिस्तान के साथ है। आप देख रही हैं आप इसमें।
भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल बनाती है। अगर तो सबसे लंबी सीमा की बांग्लादेश के साथ बात बोले तो पश्चिम बंगाल बनाती है। और भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है। म्यांमार के साथ सबसे कौन सा राज्य बनाती है लंबी सीमा, तो अरुणाचल प्रदेश। यहाँ देख सकते हैं लद्दाख जो है अपना राज्य जो है कितने इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, तो आपका देख 2-3 याद रख लीजिएगा। ये आपका लद्दाख जो है तीन तीन इंटरनेशनल बाउंड्री देश से बनाती है। पश्चिम बंगाल भी 3, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश भी 3 बाउंड्री बनाती है इंटरनेशनल बाउंड्री, और सिक्किम भी आपका 3 इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है। आपको क्या करना है, इतना ध्यान रखना है। ये मैप में आप देख के समझ सकते हैं कौन सा इंटरनेशनल कौन सा क्या बना रहा है, तो इसको एक बार अच्छी तरह से गौर से आप देख लीजिएगा, ताकि मैप भूगोल जो है आपको मैप कहीं पढ़ने की चीज है। चलिए, उत्तर में उत्तर में आपका हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, और आपका दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं बनाती है। क्या है उत्तर में आपका, क्या है भारत का जो है उत्तर में आप देख सकते हैं, ये आपका भारत के जो उत्तर में क्या है हिमालय है, आपका दक्षिण में क्या है हिंद महासागर, अरब सागर और पश्चिम बंगाल, ये तीनों है। और उसके बाद दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, यानी इस तरफ में अरब सागर हो गया, दक्षिण में आपका हिंद महासागर हो गया, और फिर आपका दक्षिण पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी है। प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है आपका क्या है अध्यारोपित सीमा बनाया है, यानी सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री है। यह मतलब एक बार कलम से क्या कर दिया गया, लिख दिया गया है। यह कोई आपका होते हैं ना कि नाप नाप के या कुछ ऐसा उसके आधार पर नहीं, ये क्या कर दिया गया तो आपको सुपर इम्पोज बाउंड्री, अध्यारोपित बाउंड्री है, जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की गई है। यह बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की गई है, जो 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रेट ब्रिटेन द्वारा आरोपित किया गया, अध्यारोपित किया गया है। मतलब इसको डिवाइड नहीं किया गया, सुपर इम्पोज किया हुआ है बाउंड्री। आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इस रेखा को रेड क्लिप रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री होता है उसको रेड क्लिप रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण जो है सर सीरियल रेड क्लिप के द्वारा किया गया था। चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन का रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान से भारत जो है ध्रुवन रेखा द्वारा अलग होता है। ये इस सीमा का निर्धारण जो 1893 ईस्वी में आपका म्योटियर ध्रुवन के द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। उस समय जो है आपका भारत का ही पार्ट था, लेकिन अब यह पीओके के पार्ट है, यानी भारत का पार्ट अभी फिलहाल नहीं है, ये पीओके का पार्ट है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। समुद्र पार भारत का सबसे निकट राज्य बात किया जाए तो सबसे निकट आपका समुद्र पार में भारत का सबसे निकट है आपका श्रीलंका, जो पाक जल डमरूद बाध्यता क्या है भूमि से अलग है, जो आपका तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। पाक जल डमरू बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। इसकी चौड़ाई आपका 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण जो है रॉबर्ट पाक के नाम पे किया गया था, इसलिए इसको पाक जल डमरू मत कहता है। ये पाकिस्तान मत समझ लीजिएगा। भारत और म्यांमार के मध्य हिमालय के उत्तर पूर्वी श्रेणी में अराकान युमा नागा पटकाई स्थल सीमा बनाती है। भारत और म्यांमार के मध्य जो हिमालय की उत्तरी पूर्वी श्रेणियां अराकान योमा नागा पटकाई ब्रूम, ये जो है स्थलीय सीमा बनाती है। यहाँ आप देख सकते हैं मैप में, ये आपका म्यांमार है, इससे जो बाउंड्री बनाता है ये आपका पहाड़ी है, अराकान योमा पर्वत है, पटकाई ब्रूम है, ये सब क्या है प्राकृतिक बाउंड्री बनाते हैं म्यांमार के साथ। आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैप पे आपको पढ़ना है। पर त्रिपुरा राज्य जो है आपका क्या है, त्रिपुरा जो है आपका 3 ओर से घिरा हुआ है। त्रिपुरा राज्य जो है आपका किससे घिरा हुआ है, तो आपका बांग्लादेश, 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री हो गए, क्योंकि ये 3 ओर से क्या है आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है। लद्दाख एवं सिक्किम भी तीनों अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये आप मैप में हम देख लिए हैं कि लद्दाख और सिक्किम भी 3 अंतर है आपका। और आपके उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल भी क्या करती है आपको इंटरनेशनल बनाती है, तीन तीन से कौन कौन से बनाती है मैप में देख लिया। अरुणाचल प्रदेश आपका बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागा 215 किलोमीटर, आपका मणिपुर 398 किलोमीटर, मिजोरम 510 किलोमीटर, ये आपका म्यांमार से बाउंड्री बनाती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा आसाम का है, और म्यांमार का सबसे सर्वाधिक सीमा आपका अरुणाचल प्रदेश का है, और आपका बांग्लादेश के साथ सीमा पश्चिम बंगाल का सर्वाधिक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कौन सा स्टेट बाउंड्री किससे ज़्यादा बनाता है। भारत और चीन के मध्य जो है आपका 3488 किलोमीटर का स्थलीय सीमा है, जो लद्दाख में आपको सबसे ज़्यादा है 1597 किलोमीटर। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद आपका उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, और फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, यानी लद्दाख के बाद क्या है सबसे ज़्यादा बाउंड्री बनाता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, तब हिमाचल प्रदेश, और सिक्किम भी है। सिक्किम के बाद हिमाचल प्रदेश आता है। तो आपको समझ में आ गया कौन सा स्टेट
किससे ज़्यादा बाउंड्री बनाता है, ये आपको यहीं पर इसी में आपको पढ़ना था। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। असम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल की सीमाओं से लगा है। मिजोरम बांग्लादेश म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है? असम भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो यह क्या है? बांग्लादेश की सीमा से असम और भूटान, असम भी लगा हुआ है और आपका ये भूटान नहीं लगा हुआ। भूटान जो है आपका नहीं लगा हुआ। पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल की सीमा से लगा, पश्चिम बंगाल या भूटान नेपाल, ये आपका क्या है? सही है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो मिजोरम जो है बांग्लादेश से भी लगा हुआ है और म्यांमार से भी लगा हुआ है, ये भी क्या है? सही है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपका सही कौन सा जाएगा? आपका सही हो जाएगा असम भूटान बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, ये भी क्या है? सही है। असम जो है भूटान, ये भी सही है। अब भूटान से भी क्या है? असम टच करता है, बांग्लादेश से सही करता है। ये आपको पढ़ने में क्या होगा? मिस्टेक हो गया। ये क्या है? तीनों सही है। यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये आपका भूटान हो गया, ये आपका चीन हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। ये मिजोरम देखिए, ये आपका बांग्लादेश से टच कर रहा है, म्यांमार से भी टच कर रहा है। आसाम देखिए, आसाम क्या है? इधर बांग्लादेश से टच कर रहा है, इधर भूटान से भी टच कर रहा है, नेपाल से टच नहीं करता है। और इधर आपका पश्चिम बंगाल देखिए, बांग्लादेश से टच कर रहा है। ये आप मैप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है? आप ये देख सकते हैं, ये क्या है? ये आपका इधर भूटान से बना, पश्चिम बंगाल टच कर रहा है, इधर नेपाल से भी टच कर रहा है, इधर सिक्किम से टच कर रहा है। तो ये आपका है, ये आपका यहाँ पे ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल को ध्यान रखना। निम्न किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? बांग्लादेश से किसकी नहीं मिलती है? त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ है, मेघालय भी सटा हुआ है, मणिपुर नहीं मिलती है और मिजोरम भी क्या है? ऐसे मिलती है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश की अपनी सीमा नहीं बनाती है? बांग्लादेश की सीमा कौन नहीं बनाती है? देखिए, मणिपुर के यहाँ है, मणिपुर यहाँ पे, यहाँ टच कर रहा है, नहीं कर रहा है। नागालैंड टच कर रहा है, नहीं कर रहा है। मिजोरम क्या टच कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश टच कर रहा है, नहीं कर रहा। सबको ध्यान रखना है, मैप से पढ़ना। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश में अपनी सीमा बनाती है? नहीं बनाता है। नहीं बनाता है कौन कौन? असम बनाता है, नागालैंड नहीं बनाता है, मिजोरम बनाता है, मेघालय नहीं बनाता है। तो नागालैंड क्या है? नहीं बनाता है। बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य कौन कौन से? पश्चिम बंगाल भी लगा है, नागालैंड नहीं लगा है। नागालैंड नहीं लगा है आपका, त्रिपुरा लगा है, पश्चिम बंगाल लगा है, असम लगा है, मेघालय लगा है। आपका आंसर आ जाएगा नागालैंड नहीं लगा हुआ। निम्नलिखित में से किस राज्य में किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? भूटान राष्ट्र के साथ किसकी नहीं मिलती है? आप मैप एक बार देख लीजिए कि भूटान से किससे किससे मिलती है। पश्चिम बंगाल मिल रही है, सिक्किम मिल रही है, अरुणाचल प्रदेश मिल रही है और असम मिल रही है। ये भूटान से हो गया। तो आप इसके अनुसार से आंसर को क्या कर सकते हैं? छाट सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। मेघालय क्या है? नहीं मिलता है। कौन कौन मिलता है तो बता दिए हम। सिक्किम मिलेगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश मिलता है, असम मिलता है, पश्चिम बंगाल। ये आपका भूटान से बॉर्डर साझा करता है। भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है। भूटान के साथ कौन सीमा नहीं बनाता है? तो आपका बिहार। भूटान नेपाल के साथ ही बनाता है। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दे जो 1, 2, 3 दिखाया गया है, 1, 2 ABC और दिखाया गया है। तो इसका क्या है? इसका देख पढ़ लेते हैं आंसर। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ संवाद आपका सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस के तहत वार्ता हेतु लगभग कुल 6 मुद्दे निर्धारित हुए हैं। सार्कटिक की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी जल सीमा बंटवारा, तुलबुल एवं बुल्लट बड़ियाज तथा नियंत्रण रेखा और सैन्य शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से टच करती है? म्यांमार से सबसे ज्यादा बॉर्डर कौन आती है? अरुणाचल प्रदेश। ये मैप में आपको दिखा दिया है, सबसे ज्यादा 520 किलोमीटर। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयस्थ नहीं? म्यांमार से कौन नहीं लगता है? तो असम नहीं लगता है। लगता कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश। आप यहाँ मैप में इसलिए बोला जाता है कि बार बार मैप को आप देखिए। क्या है? म्यांमार से कौन लग रहा है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 स्टेट क्या है? किससे बाउंड्री बना रहे हैं? तो आपको म्यांमार से बना रहे हैं। आपको क्या करना है? इतना ध्यान रखना है। तो कौन आ जाएगा? कौन सा क्वेश्चन था कि भारत के किस राज्य में आपका म्यांमार से क्या है? आपका उभयनिष्ठ नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा? आसाम हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश तो है ही। भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पाकिस्तान से कौन? जम्मू कश्मीर बनाता है। आपको 4 स्टेट बनाते हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। इसके आंसर आप देख सकते हैं। तो कौन होगा? पंजाब। आपको ये आंसर है। 31 अक्टूबर 2019 के अनुसार जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान को है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी में शामिल कर दिया जाए, पाकिस्तान सीमा बनाते हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का क्रम युग कौन है? आपका सिक्किम और बिहार। नेपाल के पड़ोसी राज्य के भारतीयों की बात की जाए, सिक्किम और बिहार। निम्न की किस देश की भारत की सबसे लंबी स्थलीय रेखा है? लंबी स्थलीय रेखा आपका किसका है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ साथ है सबसे टॉप में, उसके बाद चाइना के साथ, तब पाकिस्तान के साथ।
भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच आपका कौन सा रेखा होता है? तो रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है। अफगानिस्तान के डुरंग, चाइना के साथ मनमोहन मैकमोहन और मैगी नट आपका किसके साथ है? फ्रांस और जर्मनी के साथ मैगी नट। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। डुरंड लाइन किसके साथ सीमा निवारण करता है? अफगानिस्तान के साथ। भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा के ध्यान क्या है? एक प्रकार का सुपर इम्पोज है, यानी अध्यारोपित सीमा है, जो ब्रिटेन के द्वारा किया गया था, सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। कौन सा देश जो है मैकमोहन रेखा में व्यक्त करती है? यह भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा है, जिसका निर्धारण जो है आपका 1912 ईस्वी में किया गया था। यह आपका पाकिस्तान डुरंड लाइन है, आपका 1893 कर्नल मोटियम के द्वारा डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया था, देख सकते हैं अभी। भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है, जिसका 1914 में किया गया था, सॉरी 1912 नहीं, 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। भारत और चीन के उत्तरी पूर्वी सीमा का रेखांतर कौन करता है? तो भारत और चीन के बीच बाउंड्री का निर्माण मैकमोहन करता है। मैकमोहन रेखा से निर्धारण करता है भारत और चीन के बीच। किसके द्वारा भारत और श्रीलंका के अलग करता है? किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो पाक जल धर्मबंध में जरा अलग होता है। भारत तो किस प्रदेश की सीमा है? तीनों देश क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से बनाती है, या सिक्किम बनाती है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में निम्नलिखित राज्यों से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत के अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार है। पड़ोसी देश नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, ये सभी विस्तार है। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं कौन किसके के साथ। सबसे टॉप में आपका बांग्लादेश, उसके बाद चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार। बचपन में MBA के आपको ट्रिक बता दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भौतिक विभाजन। भारत के प्राकृतिक प्रदेश। पूरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों, अवसादों, निर्माण के साथ संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है, वो होता है आपका पूरा चुंबक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन की सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी क्या कहता है? पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया। किसने? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा आपको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित किया गया। पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया इसमें। इसी के आधार पर क्या है? अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रतिपादन किया है। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल खंड पिंड गोंडवाना लाइन का भाग है। भारतीय, यह आपको इंपॉर्टेंट है, भारतीय जो है इसके अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के अनुसार किसके द्वारा दिया गया? तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया। किसके आधार पर? तो पूरा चुंबकीय अध्ययन के आधार पर इनको दिया गया कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और इसमें क्या है? भारत का स्थल पिंड जो है किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? तो आपका भारत आते हैं, ऑस्ट्रेलिया आते हैं, अफ्रीका आते हैं, दक्षिण अमेरिका आते हैं और अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल है। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में समुद्री धाराओं तथा गोंडवाना नदी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया और इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होकर उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगे। विस्थापित क्या है? होने लगे और उत्तर दिशा के विस्थापन के परिणाम से भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, जिसके कारण क्या? दोनों प्लेटों के टकराने से क्या हुआ? आपका 33 सागर के अवसादी चट्टान वलित होकर क्या हुआ? हिमालय और पश्चिम एशिया के पर्वत श्रृंखला के रूप में विकसित हो गई। कौन कौन सा चट्टान? तो भारतीय प्लेट जो है, भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट था, वो कौन सा प्लेट? यूरेशियन प्लेट। उससे टकराया, उसके टकराने से क्या, जो 33 सागर के अवसादी चट्टान थे वलित होकर क्या हिमालय का निर्माण कर दिए और पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गई। हिमालय के पूर्वी पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो कौन सा है? युवा स्थलीकृति को दर्शाता है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां, तेज बहने वाली नदियां हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कि आपका यह क्या है? युवा अवस्था में है। हिमालय की तराई क्षेत्र में क्या है? पताल। हिमालय की तराई क्षेत्र में पताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। पताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय के तराई क्षेत्र में, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। 33 सागर के हिमालय के रूप में उठने पर प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण आपका द्रोणी यानी बेसिन का निर्माण हुआ है। 33 जो सागर है हिमालय के रूप में उठा जब, तो प्रायद्वीपीय पठार जो है उत्तरी किनारे के धंसने से आपका के कारण हुआ उठने, तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के धंसने के कारण हुआ एक बेदस द्रोणी बेसिन का निर्माण हुआ है। समय के साथ का बात की जाए तो समय के साथ ये बेसिन उत्तर के पर्वतों और प्रायद्वीपीय पठारों से बहने नदियों के अवसादी निक्षेपों से धीरे धीरे भर गया और इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान का विकसित हो गया। भूगर्भीय रूप में देखा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह और प्राचीनतम भाग है। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार जो है पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा होगा? प्रायद्वीपीय पठार।
प्रद्वीपीय भाग जो है भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रद्वीपीय पठार जो है आग्नेय और उपांतीय शैलों वाली कम ऊंची वाली पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना हुआ आपका प्रद्वीपीय पठार सबसे क्या है पुरानी है। मेघालय का पठार जो है क्या है, प्रद्वीपीय पठार का क्या आउटर लाइन है। मेघालय में जो आपका पठार है, मेघालय का पठार है वो किसका ही है, वो प्रद्वीपीय पठार का ही आउटर लाइन भाग इसको बोला जाता है। जो भ्रंशन के कारण भारतीय महाद्वीप से क्या मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। मालदा गैप द्वारा क्या होगा, भ्रंशन के कारण क्या अलग हो गया। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण जो है भूमि के उत्थान और निर्मगन से हुआ है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भारत के 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है, तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रद्वीपीय पठार, तट और द्वीप। इसके अतिरिक्त भारत के शैल स्तर के क्रम में ऊंचावाच और विवर्तनीय प्रक्रमों के आधार पर जो है आपको कितने भागों में बांटा गया है, तो ये आपको भागा बांटा गया है 6 भागों में बांटा गया है। आपको इतना ध्यान रखना है। किसके किसके आधार पर, तो उच्चा क्रम और शैल स्तर पर। ऐसे आपका बात करते हैं तो प्राकृतिक प्रदेश में आपको 4 भागों में, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, पर्वतीय पठार और तटद्वीप, ये आप देख सकते हैं। यह क्या हो गया आपका दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि, यह आपका सिंधु सिंधु गंगा का मैदान, ये आपका मरुस्थल क्षेत्र, ये आपका तट पश्चिम तटीय, ये आपका 6 भाग है। कौन कौन सा है तो देख लेते हैं। पहले हम यही बता देते हैं। उत्तर और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, ये आपका पर्वतमाला हो गया। हिमाचल हिमालय ये आपका जो भी है पर्वतमाला हो गया। ये पूर्वोत्तर हिमालय हो गया आपका। उसके बाद सेकंड है उत्तरी भारत का मैदान, ये आपका क्या है मैदान एरिया हो गया। सिंधु गंगा का मैदान, भारतीय मरुस्थल हो गया। उसके बाद प्रद्वीपीय पठार हो गया, इसको बोलते हैं प्रद्वीपीय पठार। प्रद्वीपीय उसको बोलते हैं जो 3 ओवर से पानी से घिरा उसको प्रद्वीपीय बोलते हैं। तटीय मैदान हो गया, ये आपका तटीय जो किनारे है उसको तटीय मैदान बोलते हैं। द्वीप समूह आपका ये द्वीप समूह हो गया, ये द्वीप समूह हो गया। ये आपका 6 भागों में बांटा गया। किसके आधार पर, तो आपका भारत के शैल स्तर क्रम, उच्चावत और विवर्तनिकों के प्रमुखों के आधार पर 6 भाग में बांटा गया। प्राकृतिक के आधार पर उत्तर भारत का उत्तर का पर्वतीय मैदान, इतना पर्वतीय मैदान हो जाएगा। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश हिमालय के जितने भी भाग हैं। विशाल मैदान हो जाएगा आपका ये, और उसके ऊपर द्वीपीय पठार में पूरा आ जाएगा। और आपका तट एवं द्वीप दोनों तट इसमें भी आ जाएगा और आपका द्वीप इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से आपको प्राकृतिक के आधार पर 4 भागों में और शैल स्तर क्रम ऊंचाई के अभिवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर आपको 3 प्रमुख और 6 उपवर्तियों में बांटा गया है। धारवाड़ क्रम के चट्टानों का निर्माण आर्किय क्रम के चट्टानों से हुआ है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा चट्टान किसके लिए फेमस है और कौन सा चट्टान के क्रम भी आपको याद रखना है। तो धारवाड़ चट्टान के किसका निर्माण है, आर्कियन। आर्कियन से पहले आर्कियन आया, उसके बाद धारवाड़ आया, ठीक है। और धारवाड़ आपको आर्कियन का निर्माण जो है धारवाड़ से आया। आर्कियन क्रम की जो चट्टान से निर्माण हुआ है धारवाड़ का, इसमें क्या है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो है आपका ज्वालामुखी के फटने से बना है। इसलिए क्या है ये इसमें आर्कियन चट्टान में आपको जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसके कारण धारवाड़ जो है आर्कियन से बनाया जाता है, इसलिए इसमें भी जो है आपका जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिसमें क्या लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, शीशा और खनिज प्राप्त होता है धारवाड़ चट्टान में। ये इसके लिए क्या है फेमस है। किसके लिए, तो इससे सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट पाए जाते हैं, लेकिन इसे निकालना बहुत मुश्किल है, यानी आपका ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगा, तो ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है। कुटप्पा क्रम के चट्टानों का निर्माण जो है धारवाड़ से हुआ। कुटप्पा क्रम के चट्टान से के क्षेपण से बाद हुआ धारवाड़ का निर्माण हुआ है। और विंध्यन क्रम के चट्टान का निर्माण कुटप्पा से हुआ है। और इनमें जो है आपका विंध्यन क्रम के चट्टान में आपका चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी ये पाए जाते हैं विंध्य क्रम की चट्टानों में। विंध्य क्रम की चट्टानों में काफी समय के बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, जिसमें क्या है बहुत अधिक मात्रा में जीवाश्म थे। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। और इस क्षेत्र में कोयला का उच्च श्रेणी का सबसे अधिक जो है बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। तब का इसका क्रम याद रखना, पहले आया आर्कियन, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद कुडप्पा, उसके बाद विंध्यन, उसके बाद गोंडवाना। ये आपको क्रम याद रखना है। और किसमें आर्कियन चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, धारवाड़ में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि आर्कियन चट्टानों के क्षेपण से धारवाड़ का बना है। धारवाड़ में क्या क्या पाए जाते हैं, सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट ये सब पाए जाते हैं। कुडप्पा धारवाड़ क्रम के चट्टानों से कुडप्पा का निर्माण हुआ। कुडप्पा से आपका विंध्यन क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ। विंध्यन से आपका गोंडवाना जो है किसके लिए फेमस है, तो गोंडवाना क्षेत्र जो है कोयला के लिए फेमस है, जिसमें सर्वाधिक जो आपका उच्च श्रेणी का कोयला बिटुमिनस कोयला की प्राप्ति होती है, जिसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। भारत के उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत से मिलते हैं। भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है।
सरका कहाँ है? उत्तर की ओर सरका है, आपको ध्यान रखना है। कहाँ सरका है? तो आपको सरका है उत्तर की ओर। उत्तर सरकस ने यूरेशियन प्लेट से टकराया, जिससे क्या हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल गोंडवाना जो है आपका, गोंडवाना दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है आपका गोंडवाना लाइन का भाग है। भारत भारत का एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लाइन के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिससे भारतीय स्थल पिंड उत्तर में उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था। कौन किसका भाग था? गोंडवाना लाइन का भाग था। भारत में कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया? तो चार। कौन कौन से है आपका? तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, पर्वतीय पठार और तट और द्वीप में बांटा गया है। भारत को 6 उपभौतिक भू आकृति क्षेत्रों में बांटा गया है एनसीईआरटी के अनुसार। कौन कौन से? ये भी बता दिए। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर भारत का मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। उत्तराखंड किस किस उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोर कुएं पाए जाते हैं? तो ये तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि पताल तोर कुएं जो है प्राकृतिक जल स्रोत है, जो कहाँ पाए जाते हैं? पताल तोर कुएं भारत के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। शरणार्थियों की दृष्टि से मेघालय पठार जो दक्कन पठार का भाग है, ये सही है। भारतीय कश्मीर घाटी की रचना जो है एक समभित्ति से हुई। क्या है? ये भी आपका सही है। गंगा मैदान की रचना एक अर्घगत किससे हुई है? ये भी क्या है? सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट और चीनी, ये गलत है। भारत का जो आपका हिमालय की उत्पत्ति जो है आपका कौन सा? तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई। आपको इतना ध्यान रखना है। जैसे कौन सा सत्य है? भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम क्षेत्र है। यह भी क्या है? सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीनतम वलित पर्वत है, फोल्डेड है। यह भी सही है। फिर आपका भारत के पश्चिमी तैमूर तट का निर्माण नदियों के जमाव द्वारा होता है। यह गलत है। भारत में गोंडवाना शिलाओं के कोयला का बेहतर भंडार है। ये भी क्या है आपका? सही है। गोंडवाना जो है सबसे कोयला का ज्यादा भंडार है, जिसमें बिटुमिनस कोयला पाए जाते हैं। इसके मिलान करना है, तो आप इसके आंसर ही पढ़ लेते हैं। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति जो है किस काल में हुआ? क्रिटेशियस काल में हुआ। पश्चिमी घाट की उत्पत्ति आपका सेनोजोइक काल में हुआ, इसको उत्तर नूतन काल में बोलते हैं। अरावली प्री कैम्बियन हुआ, सबसे पुराना जो है आपका अरावली है। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप से आपका अत्यंत नूतन काल में। ये आपका क्या है? मैचिंग का। केरल का कुट्टानाड़ प्रसिद्ध है किसके लिए? तो भारत के सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र केरल का कुट्टानाड़। केरल का कुट्टानाड़ भारत के सबसे नीचे न्यूनतम ऊंचाई चलते हुए समुद्र तल से नीचे अपने क्षेत्र खेती के तरीके के लिए प्रसिद्ध है। केरल का जो धान का कटोरा होता है, केरल को धान का कटोरा हो जाता है, इसे जो है केरल का धान का कटोरा बोला जाता है। निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल है? तो आपका सिंधु क्षेत्र मरुस्थल है। असम क्षेत्र नहीं है। सिंधु जो बनता है यह राजस्थान का क्षेत्र को मिला के सिंधु क्षेत्र बनता है। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग का थार मरुस्थल है। इसका विस्तार जो है भारत, राजस्थान और पाकिस्तान में स्थित है, और यही आपका सिंधु क्षेत्र का विस्तार है, जिससे सिंधु नदी सिंचित करती है। निम्नलिखित में कौन सा जल जो है, कौन सा जिला जो है धरवार भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? जो जिला धरवार जो है भूस्तरीय नहीं है, तो आपका रोहतास जो है ये किसका है? धरवार भूस्तरीय रचना वाला नहीं। बिहार के धरवार भूस्तरीय रचना जिले में दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत, इसमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिला शामिल है। विंध्यन विंध्यन आपको है आपका विंध्यन भूस्तरीय रचना में कैमूर, सोन घाटी और रोहतास, सोन घाटी रोहतास में पाई जाती है। इनमें कौन सी चट्टान जो है भारतीय में नवीनतम है? तो आपका गोंडवाना की चट्टान गया सबसे नवीनतम है। इसका आपको क्रम बता देते हैं। पहले आर्कियन आया, उसके बाद धरवार आया, उसके बाद क्या कुडप्पा आया, उसके बाद आपका विंध्यन आया, तब उसके बाद आया गोंडवाना। ये आपका क्रम है, आपको ध्यान रखना है। और इस गोंडवाना में क्या पाया जाता है? सर्वाधिक विटामिन कोयला के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान को एक रूप में वर्णित किया गया है, तो आपको जियो सिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा के मैदान को किसमें? जियो सिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया। गंगा के मैदान को जियोसिंक्लाइन या भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वत के निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर भारतीय की सीमा जो विस्तृत है, हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से क्या है? नवीन वरित पर्वत का श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला जो है पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। यानी यह पर्वत श्रृंखला जो है आपका पश्चिम में किसने? सिंधु नदी से, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी इस हिमालय में पाई जाती है। हिमालय की जो आपका लगभग जो है 25 की लंबाई की बात की जाए तो कितना है? 2500 किलोमीटर है, और चौड़ाई जो है लगभग क्या था? 240 किलोमीटर होते हैं।
यह जो है अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं, अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं आपका। इसकी चौड़ाई, कश्मीर में चौड़ाई 400 मीटर, अरुणाचल प्रदेश में आपका 150 मीटर। यहाँ चौड़ाई ज़्यादा होने के कारण इसमें ऊंचाई कम होगा। अरुणाचल प्रदेश में आपका चौड़ाई कम होने के कारण क्या है, ऊंचाई मतलब पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं तो क्या चौड़ाई कम होता है और ऊंचाई में वृद्धि होती है। आपका हिमालय का विस्तार देखते हैं तो आपका कहाँ कहाँ है, तो आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सभी राज्य में क्या है, हिमालय का विस्तार है। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र में भी इसके अंतर्गत आते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र भी है आपको हिमालय के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सा, एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर यूटी की बात की जाए, जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गया। राज्य की बात की, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये आप एक बार मैप में देख लीजिएगा। असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र में भी इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग की ऊंचाई क्या अधिक विविधता पाई जाती है, पश्चिमी भाग में कम और पूर्वी भाग में क्या अधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि पश्चिमी भाग में क्या है, आपका चौड़ाई ज़्यादा होता है और पूर्वी भाग में चौड़ाई कम होता है। हिमालय का निर्माण जो है आयु के आधार पर, वालुओं की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। इसके क्या है, आयु के आधार पर और वालुओं की तीव्रता के आधार पर इसको 4। ट्रांस हिमालय, जिसको तिब्बत का क्षेत्र बोला जाता है, बृहद हिमालय, महान हिमालय बोला जाता है, लघु हिमालय, मध्य हिमालय बोलते हैं, बाह्य हिमालय या उप हिमालय को बोलते हैं हम शिवालिक। हिमालय का उपयुक्त लॉन्गिट्यूडनल विभाजन के उत्तर से दक्षिण क्रम है आपका। उत्तर से आप दक्षिण क्रम याद कर सकते हैं। आपको पूछता है दक्षिण से उत्तर क्रम, उत्तर से दक्षिण क्रम। तो उत्तर से आप फिर देखते हैं ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और आपका बाह्य उप हिमालय। उसके बाद आपका कौन सा है, हिमालय का उपयुक्त, ये आपका उत्तर से दक्षिण क्रम है। नेक्स्ट देखते हैं आपका ट्रांस हिमालय जो है अंतिम रूप से उत्थान क्रिटेशियस टर्शियरी काल तक हुआ था। इस प्रकार के हिमालय के सबसे प्राचीन, हिमालय जो है सबसे प्राचीन श्रेणी है। हिमालय की अन्य श्रेणी का उत्थान जो है टर्शरी काल में, युग में हुआ है। हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी आपका है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय क्या है, हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, क्योंकि इसका उत्थान जो है क्रिटेशियस टर्शरी काल में हुआ है और आपका हिमालय का उत्थान जो है टर्शरी काल में हुआ है। वेद हिमालय या महान हिमालय हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है, जिसका निर्माण ओलिगोसिन युग में हुआ है और ये क्या है, 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना, सबसे प्राचीन आपका ट्रांस हिमालय हो गया, उसके बाद आपका वेद हिमालय हो गया। ट्रांस हिमालय का उत्थान जो है क्रिटेशियस टर्शियरी काल में हुआ है और हिमालय की उत्पत्ति टर्शियर काल में हुआ है। उसमें से वेद हिमालय जो है ओलिगोसिन युग में हुआ है। लघु हिमालय आपका मध्य मायोसीन में हुआ है। उसके पश्चात और सबसे नवीनतम की बात की जाए तो सबसे नवीनतम आपका है शिवालिक, जिसका है वो प्लायोसीन युग में हुआ है। ठीक है, तो आपको ए एम पी याद रखना है। ए से ओलिगोसिन, ओ एम पी याद रखना है हिमालय का। ओ से ओलिगोसिन युग, एम से मध्य मायोसीन युग और पी से आपका प्लायोसीन युग। यानी सबसे आपका नवीनतम बात की जाए तो आपका शिवालिक है और आपका सबसे पुराना आपका ट्रांस हिमालय है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। हिमालय के उत्तरी भाग में श्रृंखला भी आपका महान या आंतरिक हिमालय, इसको हिमाद्री बोलते हैं। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला महान हिमालय, आंतरिक, इसको आंतरिक हिमालय भी बोला जाता है और शिवालिक को बाह्य हिमालय बोलते हैं। सबसे अधिक क्या सतत श्रृंखला है, जिसमें आपका ऊंचाई लगभग है 6000 मीटर की औसत ऊंचाई होती है। सर्वाधिक ऊंचे शिखर जो है इसी में पाए जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं, ये आपका काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, फिर पंजाब श्रेणी। आपको याद रखना है कलेजा पार। क से हो गया आपका काराकोरम, एल से हो गया लद्दाख, जे से जास्कर, पी से पार, कलेजा पार। आपको क्रम याद रखना है, पूरा उत्तर से आपका दक्षिण की ओर, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आपका वो पश्चिम से पूर्व की ओर आपका पहाड़ियों का क्रम, यानी आपका ऊंचाइयों पे जो होता है उसका क्रम पूछा जाता है, तो भी आपको ध्यान रखना है। और कौन सा पर्वत जो है किस राज्य में स्थित है, ये भी पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा पर्वत किस देश में स्थित है, वो भी आपको ध्यान रखना है। महान हिमालय जो है एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। यह नेपाल में और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कहाँ है एवरेस्ट जो है आपका, कहाँ स्थित है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा जो हिमालय पर्वत श्रृंखला की तीसरी विश्व की ऊंची चोटी है और हिमालय श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो क्या है, भारत में स्थित है। इसके पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी है। तामूर नदी यानी कंचनजंगा की अगर पश्चिम में बात की जाए, यहाँ पर मान लेते हैं क्या है आपका कंचनजंगा, ये देख लीजिए कंचनजंगा। कंचनजंगा के पूर्व में कौन सा है, तामूर नदी, और पश्चिम में कौन सा नदी है, तो आपको तीस्ता नदी है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। इसमें तो ये कंचनजंगा आप देख सकते हैं। कंचनजंगा क्या है, इधर में आपका नेपाल है और इधर में सिक्किम है, इन दोनों के सीमा पर स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी नदी की स्थिति जो है आपका उत्तर मध्य नेपाल में है।
अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा की बात की जाए तो अन्नपूर्णा कहाँ है, तो अन्नपूर्णा आपका अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति की बात की जाए तो ये आपका उत्तर मध्य नेपाल और आपका उत्तर मध्य नेपाल में है आपका अन्नपूर्णा। और आपका एवरेस्ट कहाँ है, तो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है। आपको याद, धौलागिरी चोटी भी नेपाल में के मध्य में स्थित है। धौलागिरी भी क्या है, नेपाल में। अगर धौलाधर पूछा जाए तो धौलाधर आपका इंडिया में पड़ता है, लेकिन धौलागिरी जो है चोटी है वो आपका कहाँ है, नेपाल में है। उसके बाद महान हिमालय के वलय की प्रकृति असीमित है, असिमेट्रिक है। हिमालय के इस भाग का निर्माण जो ग्रेनाइट चट्टान से हुआ। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। जो आपका हिमालय है, आपका बृहद हिमालय है, या इसको हिमाद्री बोलते हैं, क्योंकि बर्फ से ढका रहने का इसको हिमाद्री बोलते हैं। बहुत सी हिमालयों का प्रभाव होता है। हिमालय से निकलने वाली नदी सतत वाहिनी होती है, यानी इसमें कभी पानी सूखता नहीं है। इसको हमेशा पानी क्या है, बर्फ को पिघलने से मिलता है, इसलिए सतत वाहिनी बोला जाता है। जो हिमाद्री से यानी आपका बृहद हिमालय से नदियाँ निकलती है। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला में लघु हिमालय और मध्य हिमालय। जब उसके दक्षिण में आते हैं तो कौन सा हिमालय आता है, तो आपका मध्य हिमालय, या उसी को बोलते हैं लघु हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय बोल सकते हैं, मध्य हिमालय बोल सकते हैं। इसका निर्माण जो अत्यधिक संप्रीत और परिवर्तन के शैलों से हुआ है। इसका देखिए ऊंचाई कम है, आपका 3700 से 4500 मीटर के बीच होता है। इसका क्या, इसका जो ऊंचाई है, ऊंचाई क्या है आपको, ऊंचाई जो है, ऊंचाई जो है आपका 3700 से 4500 मीटर के बीच होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका मध्य, इसके चौड़ाई है 780 किलोमीटर और आपका ट्रांस हिमालय की ऊंचाई लगभग 6000 रहता है औसत ऊंचाई। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी जो है लंबी, सबसे लंबी श्रृंखला है। आपको पीर पंजाल श्रेणी जो है मध्य हिमालय में पाई जाती है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। मध्य हिमालय कहाँ पाई जाती है, तो आपको पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में पाई जाती है। धौलाधर एवं महाभारत की श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। धौलाधर और महाभारत श्रृंखला भी इसी में पाई जाती है। कश्मीर की घाटी, हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटी है। हिमाचल में कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ जो है मध्य हिमालय का भाग है। कश्मीर की घाटी भी मध्य हिमालय का भाग है। धौलाधर और महाभारत जो श्रृंखलाएं है अभी क्या है, मध्य हिमालय के भाग है। पीर पंजाल जो सबसे लंबी श्रृंखला है, भी मध्य हिमालय के भाग है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला की बात की जाए, शिवालिक है, आंतरिक होता है हिमाद्री, ये भी याद रखना है। ये आपको बाहरी श्रृंखला बोला और ये आंतरिक जब बोलेगा तो इसका हिमाद्री हो जाएगा, या बृहद हिमालय इसका आंसर हो सकता है। इसकी जो चौड़ाई होता है 10 से 50 किलोमीटर है, ऊंचाई 9 से 1100 मीटर होती है। आपका हिमाद्री का या बृहद हिमालय का ऊंचाई क्या है, आपका औसत ऊंचाई 6000, मध्य का 3700 से 4500 और आपका शिवालिक जो होता है 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई होता है। उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की में से नदियों द्वारा लाई गई असमृत से अवसादों से बना है। अवसादों से ये बना है आपका कौन सा हिमालय, तो आपका शिवालिक हिमालय जो है उनके अवसादों से बना है। शिवालिक के बीच में स्थित है आपका लंबवत घाटी को दून। निम्न हिमाचल में लघु हिमालय, यानी निम्न हिमाचल प्रदेश में आपका क्या है, शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून, और जैसे में आपका देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। और आपका गिरिपात क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु और तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भावर करते हैं। यहाँ देख लेते हैं कि शिवालिक की स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जानता है, और आपका द्वार होता है, हरिद्वार, ये भी दोनों आता है आपका शिवालिक का ही भाग है। शिवालिक क्षेत्र में गिरिपाद के क्षेत्र में आपका सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भावर करते हैं। सिंधु से पूर्व, सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच, तीस्ता नदी और सिंधु के पूर्व में जो है जो मैदान उसको बोलते हैं समतल मैदान को भावर कहते हैं। और ये 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालय नदियों के अचानक ढाल के भंग होने के कारण शिवालिक अवैध क्षेत्र में कंकर और बजरी क्या करती है, तो कंकर और बजरियों के जमाव से निर्मित होती है भावर का क्षेत्र। कंकर और बजरी की सरलता इतनी अधिक होती है कि समूची नदियां इसमें लिप्त हो जाती है। एक इसमें आपको नदी का प्रवाह पता नहीं चलता। जैसे वह धरातल पाता है और केवल सूखी घाटियां ही दिखाई पड़ती है, यानी वह भावर क्षेत्र सूखी घाटियां या दलदली क्षेत्र आपको दिखाई देगा। भावर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम में अधिक है। अगर भावर की चौड़ाई की बात की जाए तो आपका पूर्व में क्या है कम और पश्चिम में क्या है, भावर की चौड़ाई क्या है, अधिक हो जाता है। भावर के दक्षिण में आपका 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी और दलदली क्षेत्र होता है। यह सूखी क्षेत्र है, ये दलदली क्षेत्र नहीं होता है, जिसको हम तराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तराई। भावर और तराई समझ में आ गया। भावर में नदियाँ क्या होती है, विलुप्त हो जाती है, क्योंकि बड़े बड़े कंकड़ पाए जाते हैं, आपको नदी दिखाई नहीं देगा। उसके जस्ट बाद क्या आता है कि दलदली क्षेत्र में आता है। दलदली क्षेत्र के बाद आपका तराई क्षेत्र आता है, जिसमें नदियाँ क्या आती है, आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट होता है महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है, जो पामीर की गांठ
ट्रांस हिमालय में स्थित है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी जो ट्रांस हिमालय का भाग है। तो कलेजा पहाड़ याद रखना है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल जो है आपका हिमाचल प्रदेश का इसका है। पीर पंजाल उत्तरा मध्य हिमालय का भाग है, मध्य हिमालय का भाग है आपका। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय का ही भाग माना जाता है। हिमालय के पश्चिम से पूर्व विस्तार की बात की जाए तो पश्चिम क्षेत्रों का अधिकार पूर्व से पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है। इसके वर्गीकरण नदियों के आधार, सीमाओं के आधार पर भी किया गया है। तो सीमा, अगर नदियों के सीमा के आधार पर अगर हिमालय के विभाजन की बात की जाए तो हिमालय का विभाजन जो है सतलज और सिंधु नदी के बीच जो स्थित है उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। जो पश्चिम से पूर्व इसमें कश्मीर, हिमाचल हिमालय नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका सतलज और काली के बीच आपका है कुमाई हिमालय। सतलज और काली के बीच कौन सा हिमालय आता है? कुमाई हिमालय। पहला सतलज और सिंधु और सतलज के बीच आपका पंजाब हिमालय जो कश्मीर और हिमाचल में आता है। और सतलज और काली नदियों के बीच जो आता है उसको बोलते हैं कुमाई हिमालय। और नेक्स्ट है आपका काली और तीस्ता नदी के बीच, काली और तीस्ता नदी के बीच में आता है उसको नेपाली हिमालय बोलते हैं। और तीस्ता और दिहांग के बीच जो आती है उसको बोलते हैं असम हिमालय। ये नदियों के में आपका विभाजन हो गया, नदियों के आधार पर भी आपका हिमालय का विभाजन हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र हिमालय के सबसे पूर्वी सीमा में आती है। दिहांग महाखट, दिहांग में क्या करती है? दिहांग महाखट कोर्ट का निर्माण के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत के पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। यानी आपका म्यांमार के साथ बॉर्डर जैसे ही दिहांग महागौज हिमालय आपका ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जाता है वो दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है और आपका दक्षिण भारत की जो पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है यानी बॉर्डर बनाता है। इसे पूर्वांचल में पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसलिए आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये सब क्या है? हिमाचल प्रदेश का ही, हिमालय का ही भाग है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। ये सभी मैप पे एक बार देखते देखते रहना है। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर समांतर श्रृंखला और घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वी हिमालय जो है समांतर श्रृंखला और घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में आपका पटकाई ब्रूम हो गया, नागालैंड में नागा की पहाड़ी होगा, मिजोरम में मिजो की पहाड़ी होगा, मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ी होगा। ये सब हिमालय के ही भाग है। भारत के लिए हिमालय का सबसे बड़ा महत्व क्या है? हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत में क्या क्या होता उसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि हिमालय में क्या फायदा है। तो भारत के अधिकांश भाग साइबेरिया से आने वाले शीत की लहरों का अनुभव करता। सिंधु गंगा नदी का इतना विस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाता। मानसून प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न हो जाता। जो अभी मानसून है वो क्या है? हिमालय नारायण से मानसून में परिवर्तन होता है क्योंकि यह साइबेरिया से ठंडे वाली शीत लहर का ज़्यादा अनुभव करना पड़ता। आपका जलोढ़ मृदा भी नहीं मिलता, मैदान भी नहीं इतना बनता। हिमालय पर्वत मानसूनों के पर्वत को रोककर महाद्वीपीय में वर्षा कराने का भी मतलब वर्षा भी करवाता है आप हिमालय के साथ। हिमालय क्षेत्र में प्रभावित होने सिंधु नदी, गंगा नदी, सहायक नदियों के अपर्दन निक्षेपण से जलोढ़ मैदान का भी निर्माण। हिमालय क्षेत्र से प्रभावित होने वाले नदी के कारण क्या है? सिंधु नदी और गंगा नदी को क्या है? उससे पानी मिलता है जिससे आपका अपर्दन के निक्षेपण के फलस्वरूप जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। तो हिमालय ना होने से आपको क्या क्या घाटा हो सकता है? साइबेरिया से आने वाले शीत का अनुभव करना पड़ता, आपका जलोढ़ मृदा नहीं मिलता, मानसून जिस समय आप वर्तमान में देख रहे हैं वैसा मानसून नहीं मिलता, वर्षा आपको इतना जो हिमालय वर्षा रूप महाद्वीपों में वर्षा करवाती है ये भी आपका कारण बनता है। अटल टनल जो है 9.2 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल में श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली की लाहौल स्पीति की घाटी को जोड़कर रखती है क्योंकि बर्फ गिरने से क्या होता है यातायात के जो साधन है वो बंद हो जाते हैं। यह टनल बनाया गया, टनल में क्या होगा? बर्फ नहीं गिरेगा, इससे क्या करते हैं एक दूसरे की कनेक्टिविटी बन जाती है। सीमा सड़क संगठन जो इसका निर्माण बीआरओ के द्वारा किया जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। इसका 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने टनल आधारशिला रखी थी, लेकिन 3 अक्टूबर 2020 में रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अटल टनल का उद्घाटन किया गया। अटल टनल कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश रोहतांग में है। इसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 ईस्वी को किया गया। इसके आधारशिला 2002 में रखी गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। किसके द्वारा निर्माण हुआ है? बीआरओ के द्वारा। अटल टनल की लंबाई जो है 9.2 किलोमीटर है जो पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। हिमालय के अंदर उत्क्रम की बात की जाते हैं तो आपका इस पे भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है कौन कौन से बीच में। तो हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम थ्रस्ट एवं भ्रंश यानी फॉल्ट पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं, क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो MFT, ह्यूमन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट MFT मिलता है।
यानी क्या है, आप यहाँ पर एक बार यहाँ एक आप देख सकते हैं, पहले क्या है आपका एमएफटी है, सबसे दक्षिण में एमएफटी रहेगा। उसके बाद मध्य एमएफटी जो है, एमएफटी के मध्य उप हिमालय यानी शिवालिक का विस्तार है। एमएफटी जो है, एमएफटी और एमबीटी मेन बाउंड्री फॉल्ट, यानी सबसे नीचे क्या है आपका एमएफटी, उसके बीच में आएगा शिवालिक और उसके बाद में ऊपर आएगा एमबीटी। एमबीटी क्या है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। यह आपका शिवालिक के बीच में है एमएफटी और एमबीटी। एमबीटी एवं एमसीटी के मध्य में आपका है लघु हिमालय। एमबीटी आपका शिवालिक के जस्ट ऊपर और आपका लघु लघु के भी ऊपर, ये बीच में लघु आता है एमसीटी। उसके बाद आता है इसके ऊपर, मतलब लघु के ऊपर कौन सा है, वेद हिमालय को सीसीजेड बोलते हैं, सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन का विस्तार है। इसके ऊपर जो वेद हिमालय जिसे हम सीसीजेड बोलते हैं। एमसीटी के ऊपर एससीसी हायर हिमालयन क्रिस्टलाइन स्थित है। एमसीटी मेन सेंट्रल आपका ट्रस्ट है, इसके ऊपर क्या है आपका एचसीसी हायर हिमालयन क्रिस्टल स्थित है। तिब्बत हिमालय टेथियन में आपका एचसीसी और एसडीएस साउथर्न तिब्बत डिटैचमेंट सिस्टम के मध्य अवस्थित है आपका कौन सा, तिब्बत हिमालय। इसके उत्तर में आपका इंडो आईटीसी आईटी एस इंडस सांको सचप जोन अवस्थित है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। और इस क्षेत्र के प्लेटों का संचालन का भूकंप प्रवण क्षेत्र है आपका। आईटीसीजेड निर्माण करता है आपका भूकंपीय क्षेत्र का। चलिए एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ क्या होती है, सतत वाहिनी है, ये भी सही है। हिमालय वर्षा बाद अधिकांश पश्चिमी का मानसून से प्राप्त करता है, ये क्या है, दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी होती है, इसका प्रमुख कारण है कि नदियों से उद्गम स्रोत हिमालयों से स्थित होना है। मतलब नदियों का निर्माण हिमालयों से होता है। हिमालय अपने वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है और इस तरह से इससे निकलने वाली नदी सतत वाहिनी होती है। हिमालय से निकलने वाली नदी सतत वाहिनी सही है। हिमालय नदी का उद्गम स्रोत हिमालयों से होती है, ये भी क्या है, दोनों सही है और एक दूसरे की पुष्टि करता है। हिमालय की रचना समांतर वाले श्रेणियों से हुई है, यह सही है। आपका हिमालय की रचना समांतर वाले श्रेणी से, जिसमें से आपका प्राचीनतम श्रेणी की बात की जाए तो बृहद हिमालय है आपका। इसमें आप देखिएगा ट्रांस हिमालय नहीं दे रखा था, सबसे प्राचीनतम आपका बृहद हिमालय का, उसके बाद मध्य हिमालय होता है, उसके बाद शिवालिक होता है। वृहद हिमालय के पश्चिमतम श्रेणी में ओलिसो गिर में हुआ था, हम बताते ओ एम पी मायोसिन आपका मध्य हिमालय के हुआ, जिसे लघु हिमालय बोलता है, और पी मतलब प्रायोसिन आपका शिवालिक का उत्थान हुआ। यानी सबसे पहले आपका वृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता है। अगर ये होता है, ये हिमालय पर श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत का सर्वाधिक जो है संभाव भौगोलिक प्रभाव क्या होता है, ये भी सही है। आपका साइबेरिया से आने वाली शीतलहर का अनुभव होता। सिंधु गांधी मैदान में सुपस्थित जलोढ़ मृदा से वंचित होता है, ये भी सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान से भिन्न होता है, ये भी सही है। आपका तीनों क्या है, सही है। उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या हो जाते हैं, इसको बोलते हैं भावर। जो है उत्तर भारत में उप हिमालय के जो सहारे फैले हैं उसको बोलते हैं भावर। उप हिमालय के क्षेत्र के पाद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बाद पहले मैदान को भावर बोलते हैं। यह समानता 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी होती है। उसके बाद अचानक ढाल भंग होने के कारण क्या शिवालिक के गिरिपात क्षेत्र में कंकर और बजरी जमा हो जाती है, जिसके कारण नदियाँ विलुप्त हो जाती है। हिमालय का पर्वत पादीय क्षेत्र क्या होता है, शिवालिक होता है। शिवालिक पहाड़ी निम्न से किसका हिस्सा है, तो हिमालय का हिस्सा है। शिवालिक क्षेत्र का निर्माण क्या है, सेनोजोइक में हुआ है। सेनोजोइक यहाँ पे देख सकते हैं कि पैलियोजोइक नहीं होता, प्लायोसीन होता है। प्लायोसीन अर्थात सेनोजोइक दोनों क्या है, सेम है। आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है। शिवालिक श्रेणियाँ की जो ऊंचाई होती है, ये आपका कितना होता है, 900 से 1100 मीटर के मध्य होता है। तो आप ऐसे आंसर भी मार सकते हैं। कुमायूं हिमालय की बात की है, कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच होता है। सिंधु और सतलज पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच आपका कौन सा हिमालय है, आपको जवाब देना है कॉमेंट में। क्या है आपका, दियांग और तीस्ता के बीच आपका असंत हिमालय। शिवालिक शैल समूह में दक्षिण में भावर क्षेत्र होता है, यह आपका गिरिपात की स्थिति में। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र के उदाहरण है आपका गिरिपात की स्थिति में होता है। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो क्या क्या देखेंगे, आप गहरे खड्डे भी देख सकते हैं, घुमावल नदी देख सकते हैं, समांतर पर्वत श्रेणियां भी देख सकते हैं, भू सुरंग उत्तरदायी तीव्र ढालाना प्रवणता भी देख सकते हैं। ये सभी आप देख सकते हैं हिमालय में। आपका इसका क्रम याद रखना है, कौन सा क्रम है आपको, कौन सा क्रम है। सबसे पहले आपको काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, फिर पंजाल है, कलेजा पार आपको क्रम याद रखना है, कलेजा पार।
लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय जो है आपका शिवालिक और महान हिमालय के बीच स्थित है। आपका क्रम देखें तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। पूछा जा रहा है कि लघु हिमालय किसके बीच है? शिवालिक और महान हिमालय के बीच है। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियां दक्षिण की ओर आपका निर्माण क्रम याद रखें, दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिण में सबसे क्या है? शिवालिक है, लघु है, उसके बाद महान है, उसके बाद क्या? ट्रांस हिमालय। ये क्रम है आपका। निम्नलिखित में कौन सा सबसे नवीन पर्वत है? नवीन पर्वत आपका शिवालिक का सबसे बाद में निर्माण हुआ है। आपका ऊंचावत कविता का ध्यान कीजिए, जास्कर श्रृंखला, धौलाधार, ये आपका कलेजा पार से आप याद कर सकते हैं। कलेजा पार से क्रम आपको बना सकते हैं। कलेजा पार में क से काराकोरम, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, कलेजा, और पार से आता है पीर पंजाब। ये आपको ट्रिक याद कर सकते हैं। उसके बाद उत्तर से दक्षिण ईस्वी में कलेजा पार याद कर सकते हैं। तो यह क्या बोल रहा है? उत्तर की ओर दर्शाने वाले पद से नहीं, या उत्तर की ओर, तो नीचे से आपको पीर पंजाब से स्टार्ट करेंगे। क से होगा काराकोरम, मेला से लद्दाख, जा से जार, जासकर पीर से पीर पंजाब। ये आपको उल्टा पूछ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ रहा है। उस समय जब ऊपर से होता है तो उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, आपको ध्यान रखना है। पूर्व से पश्चिम का पर्वत श्रृंखलाओं का क्रम है, तो आपका कंचनजंगा है, एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी। क्या है? पूर्व से पश्चिम, यानी इधर से इधर। तो सबसे पहले क्या आता है? कंचनजंगा आता है, उसके बाद आपका एवरेस्ट आता है, उसके बाद अन्नपूर्णा आता है, धौलागिरी आता है। यानी अभी अरुणाचल प्रदेश की तरफ से पूछ रहा है, तो आपको डायरेक्शन भी आपको ध्यान रखना है। पूर्व से पश्चिम की ओर सबसे पहले कंचनजंगा है, उसके बाद एवरेस्ट, उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद धौलागिरी। उत्पत्ति के विश्लेषण निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन है? पटकोई। पटकोई श्रेणी है सबसे नवीनतम। पटकोई श्रेणी जो हिमालय श्रेणियों में स्थित है, जिसका निर्माण जो टर्सरी युग में था। इससे सभी दक्षिण और मध्य भाग के देखिए जितने पठार है ना, ये क्या है? सभी पठार है। पठार क्या है? सबसे प्राचीनतम होता है, सबसे प्राचीनतम पठार। तो उपद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है, आपको ये ध्यान रखना है। सबसे निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों के संलग्न नहीं है? पटका से है आपका त्रिपुरा। ये आपका पटकाई पहाड़ियों में असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड से संलग्न है पटकाई श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी नहीं पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में नहीं पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी जो है आपका मध्य हिमालय का भाग है, जो जम्मू कश्मीर में, यह हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। तो पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। अटल टनल की बात करते हैं तो यह बिहार द्वारा बनाया गया है। यह मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। यह पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में स्थित है, सामने के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये भी क्या है? सभी सही है। अटल सुरंग आपका 9.2 किलोमीटर है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी से किस पर्वत श्रेणी का अटल टनल पार करती है? तो आपका पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है। इन दो पर्वत श्रेणी के मध्य कश्मीर की घाटी है, तो बेहद और पीर पंजाल के बीच बोल सकते हैं। यह आपका बेहद और मध्य घाटी, आपका मध्य कश्मीर घाटी बोल रहा है, तो आप इसके बीच है, तो आप बेहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच है। घाटी बार किस घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी स्थित है, फिर पंजाब और हिमाद्री, या इसी को बोलते हैं हम कौन सा? बेहद हिमालय के मध्य स्थित है। निम्नलिखित कौन सा अक्षाय चीन का भाग है? तो लद्दाख का पठार जो अक्षाय चीन का भाग है। अक्षाय चीन की स्थिति भारत और चीन पाकिस्तान के सीमाओं के सम्मिलित संधि पर स्थित है अक्षाय चीन। ठीक है। इससे भारतीय भूभाग 1962 के युद्ध चीन ने कब्जा कर लिया था, तो अब से भारत चीन के मध्य विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार जो अक्षाय चीन के क्षेत्र में स्थित है। ग्रेटर हिमालय की लंबाई आपका ऊंचाई बोलते हैं 8850 या 8848.1 किलोमीटर, ये दोनों हो सकता है। आधिकारिक ऊंचाई यही है, यानी नॉर्मल 8850 मान लेते हैं। यह किसका है? महान हिमालय के औसत ऊंचाई 6000 मीटर होती है, और इसी का भाग है। हिमाचल का प्राचीन शब्द क्या है? हिमाचल का प्राचीन शब्द बताए थे आपको, मध्य हिमालय को ही हिमाचल बोला जाता है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, और आपका पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ। पुलकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या आ जाएगा? ओनली 3, यानी पुलकट झील केवल 2 राज्यों में फैले हुए हैं। भारत के प्रमुख हिमालय राज्य जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर फैला हुआ है, लद्दाख में फैला हुआ है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी क्या है? क्या फैला हुआ है? तो आपका हिमाचल ये राज्य में फैला हुआ है, तो आपका यूटी में फैला हुआ है हिमालय। इसके अलावा जो है असम, पश्चिम बंगाल में कुछ कुछ इसके क्षेत्र भी मिलते हैं। तो अतः हिमालय 5 से अधिक राज्यों में विस्तार हो गया। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों में फैला हुआ है। अतः हिमालय के 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। पश्चिमी घाट की बात करते हैं, तो पश्चिमी घाट किसके किसके हैं? तो पश्चिमी घाट जो है आपका किसमें है? तो गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु के राज्यों में फैला हुआ है। इसका विस्तार 6 राज्यों में है। और पुलकट झील जो है भारत के दूसरा सबसे बड़ा झील का
झील के बाद लैगून झील है, इसका विस्तार जो है आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पुलकट झील, ये दोनों के सीमा पर स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है पुलकट झील कहाँ है, 2 राज्यों में फैली हुई है। आपका हिमालय जो है 5 राज्यों से में फैला हुआ है, और पश्चिमी घाट जो है 6 राज्यों में फैला हुआ है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली बी आंसर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हिमालय पर्वत श्रेणी किस राज्य का हिस्सा है, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ किस राज्य का हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपका हिमाचल हिमालय देखने को नहीं मिलती है। भारत में निम्नलिखित कौन से श्रेणी जो है नवीनतम है, नवीनतम आपका हिमालय श्रेणी, या इसी को बोलते हैं आपका अरावली। अरावली अरावली क्या पड़ा, आपका क्या बोलते हैं सबसे लास्ट में शिवालिक। भारत में सबसे नवीन श्रेणी न्यूनतम है आपका हिमालय श्रेणी, अरावली, विंध्याचल श्रेणी, पूर्वी घाट, हिमालय श्रेणी। अरावली सबसे क्या है, प्राचीन है। निम्नलिखित इस भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन है, हिमाद्री। सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमाद्री, अरावली। यहाँ श्रेणी की बात की जा रही है तो आपका हिमाद्री हो जाएगा। मणिपुर पहाड़ियों में घिरा इम्फाल बेसिन सुंदर उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो ये आपका सरोवरीय मैदान का उदाहरण है इम्फाल। पूर्व में किसी झील में अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। आपका कश्मीर घाटी और इम्फाल बेसिन इसके सर्वोत्तम उदाहरण है, कौन सा, सरोवरीय मैदान का। यह क्या है, किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान को बोलते हैं। हिमालय से पर्वत संबंधी जो है इनमें कौन सा सही कथन सही है, ये आपका कौन सा है, यह मुख्य हिमालय पर्वत चट्टान जीवाश्महीन है। लघु हिमालय पर्वत चट्टानों के जीव जंतुओं के जीवाश्म से मिलते हैं। बा हिमालय शिवालिक हिमालय जो है मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कौन कौन सा सही है, तो आपका 2 और 3 सही है। लघु हिमालय के पर्वत चट्टानों में समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलते हैं। बा हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हिमालय के किस भाग को करेवा भू आकृति पाई जाती है। करेवा भू आकृति कश्मीर हिमालय, जिसमें आपका जाफरान की खेती यानी केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है आपका करेवा। कैलाश पर्वत निम्न से किस क्षेत्र में अवस्थित है, कैलाश पर्वत आपका ट्रांस हिमालय का भाग यानी तिब्बत में स्थित है, ट्रांस हिमालय का यह भाग है। आप याद, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से कौन सा हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है, आपका कौन सा स्थित है, तो आपका अवस्थित है ल्हासो और आपका चोचाओ, ये किसका भाग है, पर्वत श्रृंखला कौन से हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, तो चोचाओ हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। जबकि अन्नामलई श्रृंखला दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणी है, ये आपका दक्षिण भारत के अन्नामलई श्रृंखला, और ये आपका दक्षिण भारत के श्रेणी है। तो इस तरह से नेक्स्ट चैप्टर है आपका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।